कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो लास्ट के कुछ दिन बाकी हैं आपके जो एग्जाम आने वाला है, जेके एसएसबी फील्ड असिस्टेंट हो या इंस्पेक्टर हो, तो क्योंकि जो टेंटेटिव डेट है वो है 29 ऑफ अक्टूबर। 29 ऑफ अक्टूबर आपका एग्जाम होने जा रहा है और कुछ दिन ही बाकी हैं। किस तरह से आपको पढ़ना है, अगर आप इस लेक्चर में अच्छी तरह से जुड़ते हैं या देखते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। देखिए, जैसे आपका जो सिलेबस है उसके जो पहला चैप्टर है उसमें आता है एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज। एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज के अंदर जो वहाँ पे जो मेन चीज है वो है आपको पढ़ना है कोप के बारे में। कोप का मतलब होता है जी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो होता है, आप जानते हैं 1 से लेकर जो 27 कोप हुए हैं, ये कहाँ पे हुए हैं और मेन जो ऑब्जेक्टिव है, खासकर जो पहला है या फिर जो लास्ट पे होगा, कहाँ पे हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन कौन से उसमें कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये सब कुछ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है जी रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन की बात करें, ये जैसे ये वेटलैंड्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये वेटलैंड्स के ऊपर है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना है। और 1971 में ये अडॉप्ट किया गया था। कब हुआ था ये अडॉप्टेड? 1971 में ये अडॉप्ट हुआ था। 1975 में ये इन्फोर्स हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। और वो सिटी कौन सी थी? वो सिटी थी रामसार सिटी। और हर साल 2 फरवरी जो है, 2 वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। जैसे ही हमने रामसार कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, इस तरह से आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो हम बताएंगे आपको पढ़ना है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने के चांस रहते हैं। ठीक है ना? तो वेटलैंड कब डे मनाया जाता है? 2 फरवरी मनाया जाता है, क्योंकि जो रामसार कन्वेंशन था ये वेटलैंड्स के ऊपर था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है जी स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में जब जानेंगे आप, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पीओपी। पीओपी का मतलब क्या होता है जी? देखिए, पीओपी का मतलब होता है परसिस्टेंट, पी फॉर परसिस्टेंट, ओ फॉर ऑर्गेनिक, पी फॉर पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स। ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इनके ऊपर नजर रखना है। ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनको हमें किस तरह से हैंडल करना है। अब ये अडॉप्ट कब हुआ? स्टॉकहोम कन्वेंशन अडॉप्ट कब हुआ था, इसके बारे में पूछ सकते हैं। 2001। कहाँ पे हुआ था? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। उसके बाद आता है जी ये इन्फोर्स कब हुआ था? ये इन्फोर्स हुआ था 2004। जैसे आपको बताएं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो कि जिनके अंदर कुछ कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमंस हेल्थ के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, और क्योंकि ऐसे केमिकल्स कैंसर काज कर सकते हैं, एलर्जी काज कर सकते हैं, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ये चीजें जो हैं आपको याद करनी है। इस तरह से है साइट्स, CITES साइट्स। साइट्स से सबसे पहले आपको जानना है कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। सी का मतलब होता है जी कन्वेंशन। क्या होता है? कन्वेंशन। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, टी फॉर ट्रेड, इन, ई फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज। किसका? चाहे वो वाइल्ड फ्यूना हो या फ्लोरा हो। तो इसका जो एम है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है, वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, उसको देखना। ठीक है ना? और करंटली अगर हम बात करें कितने कंट्रीज जो हैं वो पार्टीज हैं, 183 कंट्रीज पार्टीज हैं। और एडॉप्ट कब हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ था? और हम इन्फोर्स की बात करें, ये 1975 में जुलाई का महीना था जब ये इन्फोर्स हुआ था। जब बट इंडिया की बात करें 1976 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था। और कब? 1976। इस तरह से बॉन्ड कन्वेंशन के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले जो ये बॉन्ड कन्वेंशन होता है,
इसका आपको ये याद रखना है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उसको ये डील करता है। जैसे बताया जा रहा है कि 173 माइग्रेटरी स्पीशीज जो हैं उनको ये देखता है, और 1983 में ये इन्फोर्स हुआ था। कब हुआ था? 1983। इस तरह से है वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन की बात करें, ये अडॉप्ट हुआ था, पहले हम देखेंगे, अडॉप्ट हुआ था 22 मार्च 1985 में ये अडॉप्ट हुआ था। उसके बाद जो चीज़, मेन चीज़ दूसरी है वो क्या है कि इंडिया कप पार्टी बनी थी। इंडिया कप पार्टी बनी थी, ये चीज़ जो है आपको देखनी है। इंडिया पार्टी बनी थी 19 जून 1991। 19 जून 1991 में जो है इंडिया पार्टी बनी थी। उसके बाद जो मेन चीज़ जो है वो क्या है, इसमें वीना जो कन्वेंशन है ये किसके बारे में होता है? ये ओजोन लेयर के बारे में वीना कन्वेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपको क्या कुछ जानना है? इसमें सबसे मेन चीज जो है वो है, इसमें आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जब आप देखोगे इसमें आएगा ओडीएस। क्या आएगा? ओडीएस आता है। ओ का मतलब होता है ओजोन, डी का मतलब होता है डिप्लीटिंग, एस का मतलब होता है सब्सटेंस। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं उनके ऊपर किस तरह से नजर रखनी है पूरे वर्ल्ड को, या जो जो इसके पार्टीज हैं। इंडिया का पार्टी बना था, इसका इंडिया पार्टी बना था 17 सितंबर 1992। अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये इन्फोर्स कब हुआ था? ये प्रोटोकॉल ये जो था इन्फोर्स हुआ था 1989 में, बट इंडिया जो था 1992 में इसका पार्टी बना था। ओके, फिर आता है जी CBTD, ठीक है। CBD का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या आता है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अडॉप्ट कब हुआ था? अडॉप्ट की बात करें 1992 में हुआ था। इन्फोर्स की बात करें तो 1993 में हुआ था। इंडिया का पार्टी बना था, इंडिया की बात करें, इंडिया पार्टी बना था 11 मई 2011, और उसके बाद रेटिफाइड इट ऑन 9 अक्टूबर 2012। फिर आता है जी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में आपको क्या कुछ पढ़ना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको डील करता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि फाइट ग्लोबल वार्मिंग, फाइट ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको नोट करना है। एडॉप्ट कब हुआ था? ये एडॉप्टेड हुआ था 1997, क्योटो जापान के अंदर हुआ था। उसके बाद तो इंडिया रेटिफाइड, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया रेटिफाइड 2002। और इन्फोर्स की बात करें, हम इन्फोर्स की बात करें फेब 2005, और 2012 में कनाडा ने अपने आप को विड्रॉ कर दिया था इससे, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर है, ताकि हमें ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से इसके फाइट करना है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानना है, ठीक है। और इसी में आपको बहुत सारे कॉप जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। फिर है UNFCCC। यू का मतलब होता है जी यूनाइटेड, एन का मतलब होता है नेशन, एफ होता है फ्रेमवर्क, सी होता है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये चीज जो है आपको पहले फुल फॉर्म जानना है। 1992 में ये हुआ था, ठीक है ना। और जो प्राइमरी इसका गोल है, प्राइमरी गोल जो है इसका वो है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, ठीक है ना, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। और इंडिया ने साइन किया था, इंडिया ने साइन किया था जून 1992, और रेटिफाइड किया था, रेटिफाइड नवंबर 1993 में। ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह से आपको रायो समिट, इसके बारे में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप लास्ट स्टेज में तैयारी कर रहे हैं और लास्ट स्टेज में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ समिट।
इसके ऊपर हमने लेक्चर लाया हुआ है, आप देख सकते हैं पहले। 1992 आपको याद रखना है। रायो डी जेनेरो अर्थ समिट भी से कहते हैं। इसके यहाँ 27 प्रिंसिपल्स हैं। कितने? 27 प्रिंसिपल हैं। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट रखना है याद। उसको जिस तरह से आता है UNCCD आता है, ये डिजर्टिफिकेशन को देखता है, ठीक है। ये अडॉप्ट हुआ था 1994 में, इन्फोर्स हुआ था 1996 में। इंडिया ने किया था इसको 1994 में, सेनेटरी बना था इंडिया। तो ये जो था पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर के अंदर आप इतना ही पढ़ेंगे तो बहुत काफी होगा, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है आपका सिलेबस के अंदर जो दिया गया है वो है, दूसरा क्या है, आपको दूसरा क्या पढ़ना है, इसमें है वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इसका एनालिसिस। इसके अंदर मेन चीज जो है वो है सीवेज पढ़ना है आपको। जैसे आप जानते हैं सीवेज क्या होता है, जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, जो कमर्शियल सोर्स होता है उसकी बात करें, तो इसमें बहुत सा मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक मटेरियल का। पैथोजेंस भी, केमिकल्स भी और सस्पेंडेड सॉलिड्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सोर्स क्या रहता है सीवेज का? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की बात करें, इसमें होम से जो सीवेज आता है या ऑफिस से आता है, पब्लिक प्लेस से आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की हम बात करें, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वहां से ये जनरेट होता है। इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ऑयल्स होता है। स्टॉर्म वाटर रन ऑफ की बात करें, इसमें जो स्ट्रीट हो, पार्किंग लॉट्स होते हैं, इनसे जो कैरी होता है पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में आप समझ सकते हैं जो पेस्टिसाइड होंगे, फर्टिलाइजर होंगे या जो एनिमल वेस्ट होंगे, वो जो रन ऑफ होता है उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ। उस पर आपको देखना होगा, आपको इम्पैक्ट ऑफ अनट्रीटेड सीवेज का क्या इम्पैक्ट रहता है। इसमें हेल्थ रिस्क होती है, टाइफाइड की बीमारी आ सकती है, हेपेटाइटिस आता है, कोलेरा आज हो सकता है डिजीज, क्योंकि ये सब वाटर बोर्न डिजीज होती हैं। जब वाटर के अंदर ये जाएगा, सीवेज जाएगा, तो ऐसी चीजें जो है स्प्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। इसमें क्या होता है, जो अनट्रीटेड सीवेज होता है कैन कंटेमिनेट वाटर बॉडीज, और इसमें क्या होता है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो सकती है, यूट्रोफिकेशन हो सकता है, अल्गल ब्लूम्स हो सकते हैं, पोल्यूशन आप जानते हैं हो ही सकता है इसमें। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, इसमें पहला होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। इसमें हम जो लार्ज डेब्रस होंगे उसको हम रिमूव करेंगे सॉलिड्स को, किसके द्वारा, या स्क्रीनिंग करेंगे या सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन के ऊपर भी आपको पढ़ना है, स्क्रीनिंग के ऊपर पढ़ना है, ये क्या होता है। उसके बाद आता है जी प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसे, जो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है या नहीं होती है, या स्क्रीनिंग होती है या नहीं होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, ये आपको देखना होगा। इसमें क्या है, प्राइमरी में टैंक्स को, सेटलिंग टैंक्स को अलाउ किया जाता है ताकि ये ऑर्गेनिक सॉलिड को सेपरेट कर पाए, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एरोबिक और एनारोबिक। इसमें ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उससे क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। टर्शरी में आता है जी आपका फिल्ट्रेशन। ये पॉइंट याद रखने हैं, प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, टर्शरी में क्या आता है। टर्शरी में आता है फिल्ट्रेशन, उसके बाद है केमिकल ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्शन जो है, और एम्प्लॉय टू फर्दर प्यूरिफाई द वेस्ट वाटर, डिस्पोजल या फिर रीयूज। इसमें क्या होता है, हम इरिगेशन के लिए रीयूज कर सकते हैं, ये भी मेन चीज है। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, सीवेज का क्या कंसर्न है, क्योंकि वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री वेस्ट वाटर, इसकी जो आपकी है, इसमें इंजीनियरिंग के बारे में दिया गया है, तो इसमें आपको ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट में इसमें न्यूट्रिएंट का जो लोड है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जब एक्सेस होता है तो यूट्रिफिकेशन होता है, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए हार्म होता है। केमिकल कंटामिनेंट्स की बात करें, जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात हो या इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात हो, ठीक है ना, ये भी बड़ा रिस्क होता है जब ये आ जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक आप जानते ही हैं कि ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस की बात करें, इसमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सबसे पहला आता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल प्रैक्टिस में क्या आता है, ग्रीन। इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग नेचुरल सिस्टम, जैसे वेटलैंड्स हो या वेटलैंड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए और वहाँ पे सीवेज को ट्रीट किया जाए, ठीक है ना। एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आता है, बहुत रिसर्च हुई है, तो इसमें टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। वाटर रीयूज हो, इसमें क्या होता है, ट्रीटिंग सीवेज टू ए हाई स्टैंडर्ड लॉस फॉर से वाटर यूज इंडस्ट्री फॉर इरिगेशन, ये भी अच्छा खासा है।
फिर होता है जी वेस्ट वाटर। अगर हम इंडिया की बात करें किस तरह से ट्रीटमेंट होती है, ये आपको पढ़ना है। मेजर सोर्स मैंने बताया आपको, डोमेस्टिक का बताया, इंडस्ट्री का बताया, एग्रीकल्चर का बताया। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस हमारे इंडिया के अंदर है लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अब बहुत कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या है? अनट्रीटेड डिस्चार्ज। उसके बाद क्या है? पोल्यूशन। ये चैलेंजेस आपको देखने हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स इंडिया की बात करें, इसमें प्राइमरी मेथड में हम सेडिमेंटेशन और स्क्रीनिंग, मैंने बताया आपको, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस की जाती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। टर्शरी में फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद फर्दर आपको पढ़ने के गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। ये जो है ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जो सैनिटेशन को, क्लीननेस को ये देखती है। उसके बाद है नमामि गंज है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। तो आप देखिएगा इसको, ठीक है, आप इसको देखिएगा। और भी बहुत सारी स्कीम्स से इनिशिएटिव्स हैं। तो ये आपके कुछ लास्ट दिन है, इसलिए आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। फिर आता है जी फ्लोकुलेशन। क्या आता है? फ्लोकुलेशन है आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको जानना चाहिए कि फ्लोकुलेशन होती क्या है। ये एक वाइटल प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट होती है। प्राइमरली यूज टू सेपरेट किया जाता है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको वाटर से या वेस्ट वाटर से सेपरेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लोकुलेशन। इसमें होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेबलाइज्ड पार्टिकल्स इनटू लार्ज सेटलेबल फ्लॉक्स और क्लम्प्स। ये चीजें जो हैं, देखिए इसमें है कोगुलेशन इन फ्लोकुलेशन होता क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा है कोगुलेशन क्या होता है। समझ लो एक कंटेनर है, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे बॉटम की तरफ आ जाते हैं, लेकिन कुछ हल्के फुल्के होते हैं जो बॉटम के नीचे नहीं आ पाते। अब क्या होता है? ऐसा होता है इस वाटर के अंदर हम क्या करते हैं? जैसे अल्मोनियम सल्फेट है जिसको हम अलम कहते हैं, या फेरिक क्लोराइड है। इसको अल्मोनियम हो या अल्मोनियम क्लोराइड हो, फेरिक सल्फेट हो, इसको इस वाटर के अंदर ऐड किया जाता है और एक मोटर लगाई जाती है। मोटर के साथ में नीचे यहाँ पे एक टरबाइन होता है। ये बहुत स्पीड से घूमता है, जिसकी वजह से जो ये हम डालते हैं, जो अलम होगा या फेरिक सल्फेट होगा, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है इसके साथ। होता क्या है एक्चुअली, जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती हैं उनका जैसे नेगेटिव होता है, और जब हम ये डालते हैं अलम, ये पॉजिटिव आते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब आपस में मिलते हैं तो ये अट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो होते हैं नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से कोगुलेशन होता है, ठीक है ना। तो जब ये नीचे आ जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं हम? अनस्टेबल फ्लॉक्स। तो ये होता है कोगुलेशन। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोकुलेशन को। फ्लोकुलेशन क्या होता है? ये फॉलो करता है कोगुलेशन को। जब फ्लोकुलेशन होता है, जो जेंटल मिक्सिंग होती है या एजिटेशन इसको अप्लाई की जाती है टू द वाटर टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस फ्लॉक्स, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोकुलेशंस। ओके, समझ आ गया आपको? मैकेनिज्म क्या रहता है फ्लोकुलेशन का? इसमें जो प्राइमरी फोर्स होती है ड्राइविंग फ्लोकुलेशंस, ये होती हैं वैंडर वाल्स फोर्सेस। ये भी आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है। कौन सी फोर्स होती हैं फ्लोकुलेशन के अंदर? ये होती है वंडर वाल फोर्सेस। और कौन सी होती हैं? ब्रिजिंग फोर्सेस, ठीक है। ये क्रिएट कैसे होती हैं? पॉलीमर चेन से, बाई पॉलीमर चेन्स। जो जब ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, आपके आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये हेल्प करती हैं एडहेयर टू ईच अदर। तो ये क्या बनाती हैं? लार्ज और डेंस फ्लॉक बनाती हैं नीचे। जब जो है, जैसे ये समझ लो आप, ये एक कंटेनर है। अब जो इम्प्योरिटीज होती हैं या जो कुछ होगा वो नीचे आ जाएंगे बॉटम में अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन, जिस तरह से आप जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डेंस फ्लॉक बनता है इस तरह से बनता है। इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। वंडर वाल फोर्स होती है, ब्रिजिंग फोर्स होती है। तो ये पार्टिकल्स किस तरह से आते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। रोल क्या रहता है फ्लोकुलेंट्स का? फ्लोकुलेंट्स का रोल क्या रहता है? फ्लोकुलेंट्स होते क्या हैं? फ्लोकुलेंट्स केमिकल्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं जब हम फ्लोकुलेशन प्रोसेस करते हैं, ताकि जो फ्लॉक फॉर्मेशन बन जाए, तो स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, और इस वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गंदगी है, जैसे हम बोल सकते हैं। ये जो गंदगी आएगी, ये बहुत सारी गंदगी वो सेटल हो जाती है। बट ऐसे भी बहुत सारी होती है जो सेटल नहीं होती है, जो बिखरी बिखरी पानी के अंदर रहती है, हल्के पार्टिकल्स होते हैं। उनको जब हम फ्लूकेंट्स डालते हैं, ऐड करते हैं, तब ये नीचे जब फ्लॉक्स बन के नीचे आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो पानी जो है वो साफ हो जाता है। तो कॉमन जो फ्लूकेंट्स होते हैं इसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, और जो फ्लूकेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं ब्रिज एंड बिंड द पार्टिकल्स, इंक्रीज करते हैं द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेसफुल एग्रीगेशन।
एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशंस क्या होते हैं फ्लोकुलेशन के? पहली बात है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तीसरा है माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग के लिए, चौथा है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए। जैसे वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, हमने पहले बताया आपको कि किस तरह से हमें पानी को ड्रिंकेबल बनाना है, ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को या टर्बिडिटी को किस तरह से रिमूव करना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की हम बात करें, इसमें जो सीवेज है उसको किस तरह से क्लेरिफाई करना है। माइनिंग में भी आएगा कि इसमें जो मिनरल्स होंगे उसको किस तरह से प्रोसेस करना है। पेपर्स की हम बात करें, पल्प इंडस्ट्री की बात करें, तो इसमें फाइबर्स जो होते हैं और उनको किस तरह से हैंडल करना है। कौन से इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स होते हैं। अगर हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, फ्लोकुलेशन होता है, ये लार्ज टैंक्स के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें मैकेनिकल मिक्सर जो हैं या पैडल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। और जो फ्लोकुलेशन प्रोसेस होती है कैन बी ऑप्टिमाइज्ड थ्रू द कंट्रोल ऑफ मिक्सिंग इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, डोसेज ऑफ कोगुलेंट्स एंड फ्लोकुलेंट्स। तो ऐसे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉपर फ्लोकुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखना है आपको इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन क्या है, वो आपको देखना है फ्लोकुलेशन के बारे में। उसके बाद आता है टॉपिक और इरेशन है या एड्सॉर्प्शन है, फिल्ट्रेशन है, स्लज रिएक्टर्स, ये जो है इन टॉपिक को भी इस तरह से पढ़ना है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन आपने पढ़ा, ठीक है, किस तरह से केमिकल्स का इस्तेमाल किया। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं देख रहा था आपके सिलेबस के अंदर है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, जिसको हम कहते हैं एसबीआर। दूसरा है मेम्ब्रेन बैच रिएक्टर, एमबीआर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज हैं दैट हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स। बोथ जो होते हैं ये वर्सटाइल हैं, इफेक्टिव हैं ट्रीटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर्स, बट दे एम्प्लॉय डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, क्या कुछ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर क्या होते हैं। ये आपको कुछ दिन बाकी हैं एग्जाम के, आपको ये चीज़ें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके फुल फॉर्म क्या है, एसबीआर क्या होता है, ये होता है इज ए बैच बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये ऑपरेट करता है इन साइकिल्स या सीक्वेंस में, टाइपिकली कंसिस्टिंग ऑफ 4 फेस होते हैं। पहला फेस होता है फिल, दूसरा होता है रिएक्ट, तीसरा होता है सेटल, चौथा होता है डिकेंट। ये 4 आपको फेस पढ़ने पड़ेंगे। फिल में क्या होता है, वेस्ट वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है रिएक्टर के अंदर। उसके बाद रिएक्ट, इस फेस में बियोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है वेस्ट वाटर की, जहां पे इरेशन और मिक्सिंग होती है। उसके बाद होता है सेटल फेस, इसमें सॉलिड जो होते हैं वो नीचे बॉटम की तरफ जाके वो सेट हो जाते हैं। फाइनली होता है डिकेंट, इस फेस में जो रिमूवल ऑफ ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द टॉप लिविंग द सेटेड सॉलिड्स, तो इसमें जो जिस वाटर को ट्रीट किया गया है उसको रिमूव किया जाता है, बाकी जो सॉलिड्स होंगे वो नीचे रहेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है मेम्ब्रेन बैच रिएक्टर्स में क्या होता है, एमबीआर के अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद ए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। ये ऑपरेट करता है विद ए मेम्ब्रेन मॉड्यूल सबमर्ज्ड इन द रिएक्टर टैंक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रखना ये पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बियोलॉजिकली ट्रीट द वेस्ट वाटर इन द रिएक्टर। इस रिएक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आपने देख लिया किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, ये मेड ऑफ माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये फिल्टर करती है ट्रीटेड वाटर को, प्रिवेंट करती है सस्पेंडेड सॉलिड्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो वहां से पासिंग ना हो पाए। जो ट्रीटेड वाटर होता है ये कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करता है थ्रू द मेम्ब्रेन और ये प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी इफ्लुएंट। उसके बाद हम बात करें जो एसबीआर होता है, एसबीआर की हम देखें इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो एसबीआर हैं ये कैन हैंडल फ्लक्चुएटिंग वेस्ट वाटर फ्लो एंड लोड कंडीशन इफेक्टिवली। दूसरा है रिड्यूस करते हैं स्लज प्रोडक्शन। तीसरा है न्यूट्रिएंट रिमूवल, दे कैन बी कॉन्फ़िगर टू अचीव एफिशिएंट न्यूट्रिएंट रिमूवल, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, थ्रू ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फेज। मेम्ब्रेन की बात करें, ये हाई क्वालिटी एफ्लुएंट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कॉन्सिस्टेंटली प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर, ये जो कि सूटेबल होता है फॉर वेरियस रीयूज एप्लीकेशंस। कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट, MPRs typically require less space than conventional wastewater treatment system because they combine biological treatment and filtration. Improved solid retention की बात करें, जो ये membrane barrier होते हैं सॉलिड्स, ये इम्प्रूव हो जाते हैं, ये स्प्रेड किए जाते हैं
ये भी अच्छा खासा है। उसके बाद जो SPR होते हैं ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के काम आते हैं, न्यूट्रेंट रिमूवल के काम आते हैं। इसमें क्या है, मेम्ब्रेन में ये रीयूज एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री की बात करें या म्यूनिसिपलिटी की बात करें, सेंसिटिव एनवायरनमेंट, दे आर आइडियल फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज ड्यू टू देयर हाई इफ्लुएंट क्वालिटी। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ये आप जानते हैं ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन जो है ये दो क्रिटिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि प्ले करती है एसेंशियल रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल। तो ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम देखें कि नाइट्रिफिकेशन पढ़ना, आपको नाइट्रिफिकेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखनी है। नाइट्रिफिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे अमोनिया जो है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है टू नाइट्राइट में, देन नाइट्राइट, देन उसके बाद नाइट्रेट में, ठीक है, पहले नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में, बाय टू ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। इसमें की प्लेयर कौन से हैं, की प्लेयर्स कौन से हैं? देखो पहला है अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं AOB। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें नाइट्रोसोमिनास आता है, नाइट्रोसोकस स्पीशीज आती है जो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में। फर्स्ट जो स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन का, ये बैक्टीरिया आप याद रखिएगा। और ये क्या कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को कौन कन्वर्ट करता है, ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। उसके बाद है नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, हम कहते हैं NOB। NOB में कौन आते हैं, नाइट्रोबैक्टर आते हैं, नाइट्रोस्पाइरा आता है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में करता है। ये सेकंड स्टेप होता है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रोसेस में पहले स्टेप में क्या होता है, जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय AOB, मैंने बताया आपको NH3 2NO2। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, नाइट्राइट जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है टू नाइट्रेट में बाय NOB। AOB क्या होता है, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड, नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय NOB, NO2 टू NO3। सिग्निफिकेंस क्या है, नाइट्रिफिकेशन जो है ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन कन्वर्टिंग अमोनिया जो कि टॉक्सिक होता है टू मेनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इनटू लेस टॉक्सिक नाइट्रेट। ये प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ नाइट्रेट, ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स, एल्गे एंड सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्शन इन इकोसिस्टम। नाइट्रिफिकेशन जो है आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द रिमूवल ऑफ अमोनिया इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। उसके बाद आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस के अंदर दी गई है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे नाइट्रेट और नाइट्राइट रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन गैस, इन सम केसेस नाइट्रस ऑक्साइड बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। पहले देखने हैं इसमें की प्लेयर कौन से हैं। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आ सकता है इसमें आपका जो सीडोमिनास है या पैराकोकस है, ये आते हैं इसमें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के अंदर, जो कैपेबल हैं of using nitrate or nitrite as an electron acceptor in the absence of oxygen। उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस पहले स्टेप में डीनाइट्रिफिकेशन में डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया रिड्यूस करता है नाइट्रेट NO3 टू नाइट्राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप जो है इसमें फर्दर रिडक्शन होती है नाइट्राइट की टू नाइट्रिक ऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अल्टीमेटली नाइट्रोजन गैस। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन जो है वाइटल प्रोसेस है नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव एक्सेस नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज, और ये हेल्प करता है रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स जो कि विच कैन अदरवाइज लीड्स टू इशू लाइक यूट्रिफिकेशन हो, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है या ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, डीनाइट्रिफिकेशन जो है यूज होता है टू रिड्यूस नाइट्रेट लेवल बिफोर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज, प्रिवेंट करता है वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका ओवरव्यू देखते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपके लास्ट डेज चल रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके जो लास्ट दिन है किस तरह से आपको हैंडल करने हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पंप्स जो यूज होते हैं टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स, चाहे वाटर की बात करें, केमिकल्स हो, और भी बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, कमर्शियल, रेजिडेंटल एप्लीकेशंस। ये ऑपरेट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। और इन्हें हम कहते हैं, ये जाने जाते हैं अपनी सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो हैं ये ऑपरेट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पहला पॉइंट क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को से
आगे पोटेंशियल एनर्जी में होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये चलता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या है स्टेप। इसके अंदर एक होता है एम्पिलर, दूसरा होता है सक्शन, तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, चौथा होता है कन्वर्जन टू काइनेटिक एनर्जी करता है, पांचवा ये डिस्चार्ज करता है, छठवां ये प्रेशर को इंक्रीज करता है। एम्पिलर क्या होते हैं? ये की कंपोनेंट होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अंदर, जो कि रोटेटिंग वेनर डिस्क लोकेटेड विद इन द पंप केसिंग। एम्पिलर्स जो होते हैं टाइपिकली माउंटेड ऑन ए शाफ्ट एंड ट्रैवल बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर और एन इंजन। सक्शन क्या होता है? पंप इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ फ्लूइड, उसे हम सक्शन साइड कहते हैं, थ्रू द इनलेट पाइप। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जब एम्पिलर रोटेट करता है तो वो जो फ्लूइड होता है वो आउटवर्ड की तरफ जाता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्रिएट होती है, ये कन्वर्ट करता है टू काइनेटिक एनर्जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय द एम्पिलर, कहाँ से फोर्स जनरेट होती है? एम्पिलर्स इनको जनरेट करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज हाई वेलोसिटी फ्लूइड एग्जिस्ट एम्पिलर्स इनटू ए वॉल्यूट केसिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। की फीचर्स क्या है? पहली बात है कि वाइड रेंज ऑफ फ्लोज एंड हेड्स, दूसरा है वर्सेटिलिटी, तीसरा है एफिशिएंसी। और कॉमन एप्लीकेशंस की बात करें, वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, कूलिंग एंड सर्कुलेशन सिस्टम इन एचवीएसी, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के अंदर आता है, केमिकल प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग के अंदर आता है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के अंदर आता है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी आता है। ये इसकी एप्लीकेशन है, कितना इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस किस तरह करना है, इसका रूटीन चेकअप करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है सील को रिप्लेसमेंट करनी है, लुब्रिकेशन देना है इसको, इम्पिलर का इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद कैविटेशन होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होता है ये ससेप्टेबल टू कैविटेशन, फॉर्मेशन कोलैप्स ऑफ वेपर बबल्स विद इन द पंप्स ड्यू टू लो प्रेशर, तो प्रॉपर डिजाइन और ऑपरेशन और क्रिटिकल टू प्रिवेंट कैविटेशन के लिए। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पूछा गया है सिलेबस के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर वेस्ट वाटर, जो टेक्सटाइल से आ रहा है, टैनरी डायरी से या डेस्टरी एंड सीमेंट इंडस्ट्री से। ठीक है, अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, किसकी बात करें? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। सबसे पहले इसके हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जो वेस्ट वाटर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है वो कंटेन करता है डाइज, केमिकल्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड हाई ऑर्गेनिक लोड होता है। दूसरी चीज क्या है? इट में हैव ए हाई पीएच। क्यों इनके अंदर हाई पीएच होती है? ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ऐसे पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि एल्केलीन्स एजेंट जो यूज होते हैं डाइंग के लिए एंड फिनिशिंग प्रोसेस के लिए, उसकी वजह से। कलर और टर्बिडिटी ये कॉमन होते हैं वेस्ट वाटर के, ये कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, ये भी आपके सिलेबस के अंदर पूछा गया है। देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड थ्रू सेटलिंग। सेटलिंग ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इसके जो लार्ज सॉलिड्स होते हैं थ्रू सेटलिंग उनको रिमूव किया जाता है। सेकेंडरी वो आ गया प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? हम बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे एक्टिवेटेड स्लज या एरोबिक डाइजेशन जो है वो यूज करते हैं, वो हेल्प करते हैं रिड्यूस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ठीक है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो रिड्यूस होगा। एडवांस ट्रीटमेंट मेथड जैसे कोगुलेशन, मैंने बताया आपको, फ्लिकुलेशंस, केमिकल ऑक्सीडेशंस, ये यूज किए जाते हैं ताकि हम उनको रिमूव करें, कलर इंप्रूव करें वाटर की क्वालिटी को। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इन प्रोजेक्ट टू रिड्यूस वाटर कंजम्पशंस, ये थी इसकी ट्रीटमेंट। उसके बाद देखा गया है टैनरी इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है। इसमें जो मेन चीज होती है टैनरी के अंदर, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सबसे पहले जो टैनरी वेस्ट वाटर होता है वो कंटेन करता है ऑर्गेनिक मैटर, करता है सल्फाइड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्रोमियम, हाई लेवल्स ऑफ साल्ट, और इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट ऑर्डर, प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स स्पेशली क्रोमियम की बात करें जो मेक इट हाईली टॉक्सिक। अब टैनरी को ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। अगर आपको ट्रीटमेंट के बारे में पूछा जाए, प्री ट्रीटमेंट के अंदर आता है रिमूवल ऑफ सॉलिड्स और पीएच को न्यूट्रलाइज किया जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर देखेंगे हम, विद एनारोबिक एंड एरोबिक प्रोसेस कैन डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होती है आर यूज्ड टू रिमूव क्रोमियम एंड अदर हैवी मेटल्स।
प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्लज एंड सॉलिड वेस्ट इज क्रूशियल ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ टैनरी वेस्ट। ये है इसकी ट्रीटमेंट। उसके बाद जिस तरह से आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है कि आपको डायरी इंडस्ट्री के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। डायरी वेस्ट वाटर के अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मिलेगा, फैट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, पढ़ने आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। इट कैन हैव ए हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। क्वेश्चन आ सकता है डायरी इंडस्ट्री के अंदर कैरेक्टरिस्टिक में कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होता है या लो होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होता है या लो होता है, दोनों जो होते हैं हाई होते हैं। मिल्क रेजिड्यूज कैन कॉज हाई ऑर्गेनिक लोड। जो मिल्क का जो रेजिड्यू होता है वही करता है हाई ऑर्गेनिक लोड। अब ट्रीटमेंट की बात करें, इसकी भी ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन होती है जो हेल्प करता है रिमूव सॉलिड्स को रिमूव करने में। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूजिंग एरोबिक प्रोसेस जैसे एक्टिवेटेड स्लज है, ये रिड्यूस करता है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को। सेपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स थ्रू ग्रीस ट्रैप्स और डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन, DAF इंपॉर्टेंट है। डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन ये इस्तेमाल होती है यहाँ पे, और ग्रीस ट्रैप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट रिमूवल में भी नेसेसरी टू प्रिवेंट यूट्रोफिकेशंस इन रिसीविंग वाटर्स, ये भी है इसका इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपके सिलेबस के अंदर ही है डिस्टिलरी इंडस्ट्री जो होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या है। डिस्टिलरी वेस्ट वाटर की बात करें, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, एसिडिटी होती है, ये कंटेन करता है, इसके अंदर अल्कोहल होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स यूज्ड इन डिस्टिलेशन प्रोसेस। ट्रीटमेंट में बात करें हम, एनारोबिक डाइजेशन इन कॉमनली यूज्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ डिस्टिलरी वेस्ट वाटर। एडिशनल ट्रीटमेंट लाइक जैसे एरोबिक ट्रीटमेंट होती है, केमिकल ऑक्सीडेशन जो है मे बी नीडेड फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन। इवापोरेशन और कंसंट्रेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू रिकवर वैल्यूएबल कंपोनेंट्स लाइक अल्कोहल। और लास्ट में है आपके सिलेबस के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से आपको जानने हैं, क्या पढ़ना है। ये जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है इसके अंदर डस्ट आपको मिलेगा, फ्लाई ऐश होगा, स्लरी फ्रॉम लाइमस्टोन क्वेरीज, ठीक है। डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कॉमन पोल्यूटेंट्स होते हैं किसके अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। हैवी मेटल्स एंड अल्कालाइन सब्सटेंस कैन बी प्रेजेंट इन लीचेट फ्रॉम सीमेंट वेस्ट। ओके, ट्रीटमेंट वही है, डस्ट कलेक्शन सिस्टम, कैप्चर पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिडिफिकेशन, स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू इमोबिलाइज हैजर्डस कंपोनेंट्स। प्रॉपर डिस्पोजल और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर क्रिटिकल टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। तो ये आपके सिलेबस के अंदर है, इस तरह से आपको पढ़ना है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है सी, उसमें आता है वाटर, वेस्ट वाटर। समझ लो ये सेम ही है, लेकिन जो मेन चीज़ है आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देखिएगा। उसके स्टार्टिंग में मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उसके अंदर जिस है, जिस GIS के बारे में जहां पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा जानना है आपको, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसका फुल फॉर्म देखना पहले, देखिए जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फॉर मेकिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमें बताना है कि इसका यूज क्या है, और रिपोर्ट्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड रिमोट सेंसिंग। सबसे पहले आता है इसका साइट सिलेक्शन और कैरेक्टराइजेशन। GIS जो होता है ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करना, ताकि सूटेबल लोकेशन मिले किसके लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। उसके फैक्टर जानने हैं, और लैंड का इस्तेमाल जानना है, वहाँ वाटर बॉडीज कैसी हैं, वहाँ का इन्वायरमेंटल पोटेंशियल कैसा है। और GIS जो होता है इसका जो मेन कैरेक्टराइजिंग जो होता है वो क्या होता है, एनालाइजिंग टोपोग्राफी को, सॉइल टाइप को, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर EI रिपोर्ट। इस तरह से इन्वायरमेंटल बेसलाइन डेटा की बात करें, ठीक है। GIS जो होता है फैसिलिटेट्स द कलेक्शन, मैनेजमेंट, विजुअलाइजेशन ऑफ स्पैटियल डेटा इंक्लूडिंग लैंड कवर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, वाटर रिसोर्सेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट असेसमेंट। जो GIS होता है ये अलाउज फॉर द मॉडलिंग ऑफ पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यूजिंग स्पेटियल एनालिसिस टूल्स। जैसे हम एग्जांपल आपको बताएंगे कि ये प्रिडिक्ट करता है द डिस्पर्जन ऑफ द पोल्यूटेंट्स या एसेस द एक्सटेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये हेल्प करता है इवेल्युएटिंग द cumulative impact of multiple projects or development in a region. साइट डिजाइन एंड प्लानिंग। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, GIS जो है वो ऑप्टिमाइज करता है द लेआउट, द डिजाइन किसका,
इंडस्ट्री की जो फैसिलिटीज हैं वो उनको मिनिमाइज करना एनवायरमेंट इम्पैक्ट के अंदर। ये एड करता है इन रूट सिलेक्शन फॉर पाइपलाइंस की बात हो, रोड्स की बात हो, यूटिलिटीज हो, कंसीडरिंग फैक्टर लाइक स्लोप, ट्रेन, प्रॉक्सिमिटी टू सेंसिटिव एरियाज। यहाँ तक नहीं बल्कि अगर हम रिस्क असेसमेंट की बात करें, GIS बेस्ड रिस्क असेसमेंट कैन बी कंडक्टेड टू इवेल्युएट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, जैसे केमिकल स्पिल्स और फायर्स और नियर बाई कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। फिर क्या है, मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लियंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग जो है इंटीग्रेटेड विद GIS इनेबल continuous monitoring of industrial activities and their impact on the environment. Satellite imagery and aerial photography provide valuable data for tracking change over time. GIS can assist in compliance reporting by comparing observed conditions with predicted impacts. उसके बाद क्या है, पब्लिक एंगेजमेंट है, उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, ये आपको देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन सपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग में आएगा। ये GIS जो है, ये जनरेटेड मैप्स जो होते हैं, चार्ट्स, रिपोर्ट्स कैन बी इंटीग्रेटेड टू इनटू द फाइनली डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइडिंग क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल इंपैक्ट्स एंड मिटिगेशंस मेजर्स। ओके, तो ये चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें ये जब चैप्टर जो था इसके अंदर ये टॉपिक रह गया था, हमने पढ़ा नहीं था। आज मुझे लगता है आज आपको ऑलमोस्ट हर एक के साथ टच हुआ होगा, क्योंकि हमने डीप आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि एक तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं है इसके बारे में, और नंबर 2 हमने भी इसको इंटरेस्ट नहीं दिया। बट जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, तो आई थिंक इस आज के लेक्चर से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है वे देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि हमने EI देखा, हमने GIS देखा, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो लेजिस्लेशन है इंडिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लॉज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जैसे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 आपको पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इस तरह से है आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल लॉज। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है 1981 में आया था। ये जो लेजिस्लेशन है, एम्स इसका क्या है, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय रेगुलेटिंग emissions from industries and vehicles. It also establishes central and state pollution control boards. कौन करता है, एयर पोल्यूशन है। उसके बाद आपको देखना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉज क्या है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ और उसका जो हैबिटेट है जहां वो रहते हैं। एस्टैब्लिशेस प्रोटेक्टेड एरियाज को एस्टैब्लिश किया जाता है। रेगुलेट हंटिंग एंड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी हंटिंग करेगा उसके ऊपर FIR होगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं फाइन लगा दिया जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज के अंदर आपको आएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आएगा। ये एक्ट क्या करता है, ये रेगुलेट द डिवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस एंड रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 1994 में आई थी, अमेंडेड इन 2006 एंड 2020, इस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो क्या है, हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट लॉज क्या है, जैसे हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989, उसकी अमेंडमेंट हुई थी 2008 में, 2016 में। ये आपको पढ़ना है किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से डिस्पोजल करना है, स्टोरेज करना है वेस्ट वाटर को, ये जो भी हैजर्डस वेस्ट है उनको। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लॉज 2016 आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसमें हम सेग्रीगेशन किस तरह करते हैं, कलेक्शन, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग। फिर था कोस्ट रेगुलेशन लॉज CRZ नोटिफिकेशन 2011 आपको देखना है। उसके बाद जो 2018 में अमेंडेड हुई थी वो आपको देखनी है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटीज के लॉज, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये क्या कहता है, एस्टैब्लिशेस द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है NGT जो है 2010, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लास्ट जो आपके दिन है पढ़ना है आपको, क्योंकि अभी आप इसको जो हम बता रहे हैं इसको आपको रिवाइज करना है और थोड़ा लेंथी पढ़ना है। ऐसा नहीं है जितना हमने पढ़ाया इतना काफी नहीं है, इसको थोड़ा डीप जाना है, लेकिन हम थोड़ा गाइडेंस कर रहे हैं आपको कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है। रिन्यूएबल एनर्जी लॉज देखिए आप, नेशनल सोलर मिशन क्या है, इंडिया ने क्या टारगेट सेटअप किया था। और भी बहुत सारे एनवायरमेंट लॉज हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है जो प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन।
पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 जो प्रोवाइड करता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर इंडस्ट्री यूनिट्स हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंसेस, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल 2000 रेगुलेट्स नॉइस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। तो ये कुछ इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन थे जो इंडिया के अंदर पास हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वो है इन्वायरमेंटल ऑडिट इन एन इंडस्ट्री यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिट सिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंटल ऑडिट जो है एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होती है एक इंडस्ट्री यूनिट्स इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एंड ओवरऑल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसका जो एम होता है टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल रिस्क, assess the unit environmental impact and recommend improvements। हम कुछ ओवरव्यू देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आता है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऑडिट सिस्टम के, ये कहता है डिटरमाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट ऑडिट इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एरियाज टू बी असेस्ड एंड गोल्स टू बी अचीव्ड, पहली चीज आ गई इसकी। दूसरा आता है ऑडिट टीम, assemble a multidisciplinary audit team with expertise in environmental science, engineering, compliance and regulations। तीसरा होता है audit process, इसमें क्या होता है conduct an initial review of relevant permits, regulations और environmental management system। फिर आता है जी identify potential environmental risk and compliance gaps, फिर review किए जाते हैं records and documentation related to emissions, waste management or other environmental aspects। Conduct on-site inspection to assess equipment, processes, interview personnel involved in environmental management and compliance। ये आता है इसके सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आता है जी आपका इसमें environmental aspect assess। environmental aspect assessment क्या है, इसमें identify and assess the environmental aspect and impacts of the industry units operations। इसमें देखना है जैसे एयर emissions है, वाटर डिस्चार्ज है, वेस्ट जनरेशन है, एनर्जी कंजप्शंस है और हैबिटेट डिसरप्शन है। उसके बाद आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, इवैल्यूएट द यूनिट्स कंप्लायंस विद लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। इसमें आता है एयर और वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हैजर्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड एमिशन लिमिट्स। उसके बाद है रिस्क असेसमेंट, एसेस पोटेंशियल एनवायरमेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द यूनिट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, स्पिल्स, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज। फिर है जी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ईएमएस, रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनिट ईएमएस इफ एप्लीकेबल। ये चीजें आपको याद रखनी है। डेटा कलेक्शन एनालिसिस है, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस होती हैं, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर ऑडिट के अंदर। उसके बाद फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। सेफ्टी ऑडिट इन एन इंडस्ट्री यूनिट क्या है, सेफ्टी ऑडिट में आपको क्या देखना है, इसमें देखना है सेफ्टी ऑडिट फोकसेस ऑन असेसिंग द इंडस्ट्री यूनिट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिसेस and compliance with occupational health and safety OHS regulations. It aims to identify hazards, prevent accidents, promote a safe working environment। कुछ टिप्स हैं। पहले हम बात करें स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स की। स्कोप और उसका ऑब्जेक्टिव जो है सेफ्टी ऑडिट्स का, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा आप देखिएगा। इसमें ऑडिट टीम फॉर्म ए सेफ्टी ऑडिट टीम विद एक्सपर्ट्स इन OHS, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पांस। फिर आता है इसमें ऑडिट प्रोसेस, ठीक है, इसमें प्रोसीजर देखना पड़ता है। फिर है हैजर्ड असेसमेंट, वो देखना पड़ता है। इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक एंड फिजियो सोशल फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखना है आपको कंप्लायंस असेसमेंट क्या होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देखना है आपको, इसमें जैसे सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है, उसमें ट्रेनिंग हो जाती है। इंसिडेंट एनालिसिस देखना पड़ता है, पास्ट इंसिडेंट्स क्या हुए हैं, ठीक है, नियर मिसेस क्या हैं, इंजरी रिकॉर्ड्स क्या है, सेफ्टी कल्चर्स, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन इसमें भी होती है, फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग, ये चीजें आपको देखनी है इसमें, ठीक है। तो जो भी चाहे इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी ऑडिट जो हैं ये एसेंशियल टूल्स होते हैं फॉर मेंटेनिंग ए सेफ environmentally responsive industry workplace। They help
prevent incidents, minimize environmental impact, ensure compliance with regulations and best practices। तो ये लास्ट जो कुछ दिन बाकी हैं, उसके लिए आपको मैंने बताया किस तरह से क्या कुछ पढ़ना है और कितना कुछ कहाँ से आ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बैच। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।